नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कैमरे पर है मेरे साथ आसिम। आज की वारदात भी करीबन 17 साल पुरानी है, लेकिन ये ऐसी वारदात है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसको आराम से रोका जा सकता था। हालांकि कोई भी वारदात होती है वो उसके करने वाले के हाथ में होती है कि वो उसको रोक सकता है या नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ वारदात ऐसी होती हैं कि सुनने के बाद लगता है कि क्यों किया, क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, और भी तो इतने सारे तरीके थे, रुक सकता था, नहीं किया जाना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे जो भी एक्यूज़ था उसके सामने। तो इस तरीके की जो आज की वारदात है वो भी इसी तरीके की है, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी इस वारदात जो थी कत्ल की उसमें शामिल हुआ, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए थे। ये नहीं था कि कोई आखिरी स्टेज थी कि इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और केवल वो अगर कत्ल कर देगा तो ही आगे का जो रास्ता है वो खुल पाएगा। तो इस तरीके की ये वारदात है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2003। नवंबर 2003 में भी ख़ास तौर पे तारीख थी 30 नवंबर 2003। ये बंगलोर का इलाका है, बानाशंकरी 2 स्टेज। ये कॉलोनी है और यहीं पे दो परिवार रहा करते थे। एक जो परिवार था वो शुभा 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 नाम की एक लड़की थी उसका था, और जो दूसरा परिवार था वो गिरीश नाम के एक लड़के का था। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। करीबन 15 साल से ये दोनों एक दूसरे को परिवार जानते थे। जो गिरीश था, जिसका पूरा नाम बीवी गिरीश है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इंटेल कंपनी में, और सुबह जो थी वो लॉ कर रही थी और उसका फाइनल ईयर था। गिरीश की उम्र करीबन 27 साल थी और शुभा की जो उम्र थी वो 21 साल थी। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। गिरीश अच्छी नौकरी करता था, तो दोनों परिवारों ने तय किया क्यों ना हम जो हम लोगों की दोस्ती है, जो हम लोगों की जानकारी है इतने दिनों की, उसको रिश्तेदारी में बदल दें। और दोनों ने गिरीश और सुबह का रिश्ता तय कर दिया। 30 नवंबर 2003 को दोनों की एंगेजमेंट हो गई। दोनों परिवार बेहद खुश थे। सुबह और गिरीश जो थे वो भी खुश थे और अच्छा खासा फंक्शन हुआ, फोटोग्राफी हुई, फंक्शन की वीडियोग्राफी हुई। कुल मिला के दोनों परिवार काफ़ी खुश थे। और शादी जो थी वो अप्रैल 11 2004 की तय की गई कि 11 अप्रैल 2004 को इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। एंगेजमेंट हो गई थी, और क्योंकि एंगेजमेंट हो गई थी दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, तो दोनों सुबह और गिरीश आपस में बातें करने लग गए। और 3 तारीख को जो सुबह थी उसने गिरीश को बोला कि क्यों ना हम एक कैंडल लाइट डिनर या डिनर पर चलें, और एक अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोग चलते हैं, वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर वापस हम लोग आ जाएंगे। तो गिरीश भी जो था वो राज़ी हो गया। नई नई एंगेजमेंट हुई थी, तो जाहिर सी बात है जिससे एंगेजमेंट हुई थी उसकी बात माननी थी। तो गिरीश बिल्कुल तैयार हो गया, और गिरीश अपने स्कूटर से सुबह के घर पे पहुंचा, और सुबह जो थी वो भी तैयार थी, और दोनों बेंगलुरु के एक पॉश इलाके के रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर इन लोगों ने डिनर किया। डिनर करते करते करीबन 9 बजे का वक्त हो गया था, और 9 बजे का जब वक्त हुआ उसके बाद डिनर ख़त्म हुआ। और डिनर ख़त्म होने के बाद ये अपने जो घर था बानाशंकरी 2 स्टेज में, वहाँ की ओर निकले। रास्ते में एक HAL एयरपोर्ट पड़ता है, और इसको जंबो पॉइंट बोलते हैं रिंग रोड के ऊपर। ये इंदिरा नगर और कोरामंगला इन दोनों के बीच में। तो वहाँ पे ये जब पहुँचे तो जो सुबह थी उसने बोला कि मुझे जहाज़ जो है उनकी लैंडिंग और जब वो उड़ते हैं तो उसको देखने का मेरा बहुत शौक़ है, तो कुछ देर तुम एक काम करो। उसने गिरीश से रिक्वेस्ट करी कि तुम कुछ देर यहाँ पे रुको रोड किनारे, और मैं जहाज़ों को उड़ते हुए और उतरते हुए देखना चाहती हूँ। गिरीश ने जो अपना गाड़ी थी उसका बाइक या स्कूटर जो भी था वो उसने रोक दिया, और दोनों खड़े हो गए जहाज़ों को ताकने लग गए।
सुबह भी जहाज़ों उतरते जहाज़ों को और उड़ते हुए जहाज़ों को देख रही थी और गिरीश भी देख रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक गिरीश के लेफ्ट साइड में एक बहुत भारी भरकम चीज़ से वार किया गया, और वार इतना तेज़ था कि कुछ समझ में नहीं आया, और उस वार की वजह से जो गिरीश था वो बेसुध हो गया और सड़क पर वो गिर गया। जो सुबह थी एकदम वो घबरा गई कि कैसे, किसने मारा। देखा कि बाइक सवार 2 लड़के थे, वो मार के भाग गए। सुबह ने एक हेल्प के लिए गाड़ी रोकी, उस कार के अंदर गिरीश को डाला और गिरीश को लेके जो अस्पताल था वहाँ पर लेके गए। पूरी रात जो थे डॉक्टर, उन्होंने गिरीश का इलाज किया। मणिपाल हॉस्पिटल था ये, मणिपाल हॉस्पिटल में सुबह गिरीश को लेके गई, पास में ही था वो। पूरी रात गिरीश का इलाज चला और सुबह करीबन 8:05 पे गिरीश जो था उसकी मौत हो गई। गिरीश के जो पिता थे उन्होंने रात को ही विवेक नगर थाने में, गिरीश के पिता का नाम वेंकटेश था, उन्होंने रात में ही विवेक नगर थाने में FIR दर्ज करा दी थी, और पुलिस जो थी वो भी मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। क्योंकि सुबह 8 बजे गिरीश की मौत हो गई थी, तो लिहाजा उस दिन तो बहुत पूछताछ कर नहीं पाई पुलिस, क्योंकि घर में काफ़ी शोक का माहौल था। हाल में ही जो थी एंगेजमेंट की सेरेमनी हुई थी, तो दोनों ही घर में काफ़ी कोहराम मचा हुआ था, सदमे में थे घर वाले। बहुत ही ज़्यादा गमगीन माहौल था दोनों घरों के अंदर। तो ऐसे में पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो कैसे पूछताछ करें। और बताते हैं कि सुबह का तो रो रो के बुरा हाल था। तो अब पुलिस ने सोचा कि मेरे ख्याल कि उनको लगा कि शायद 2-3 दिन का वक्त देना चाहिए, और 2-3 दिन में जब हालात सामान्य हो जाएंगे उसके बाद फिर तफ्तीश शुरू की जाएगी। तो इस मामले में क्योंकि सुबह ही एक विटनेस थी इस मामले में, तो उसकी जो बयान थे वो सबसे ज़्यादा महत्व रखते थे, इम्पोर्टेंस रखते थे। इस मामले के आईओ थे के ए नन्नैया। उन्होंने शुभा के बयान जो थे वो रिकॉर्ड करने शुरू किए, और शुभा ने बताया कि हम इस तरीके से एयरपोर्ट रोड पे खड़े हुए, रिंग रोड पे खड़े हुए थे, और मैं और गिरीश जो थे उतरते और उड़ते हुए जहाज़ों को देख रहे थे कि उसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 लड़के आए। उन्होंने भारी चीज़ से सुबह के लेफ़्ट साइड में गिरीश के लेफ़्ट साइड में वार किया, और उसके बाद वे मौके से भाग गए। और उसके बाद मैंने किसी गाड़ी को रोका, कार को रोकने के बाद मैंने जो गिरीश था उसको अस्पताल में लेके गई और वहाँ पे उसको भर्ती कराया। इस तरीके का बयान पुलिस को शुभा ने दिया। पुलिस ने बयान दर्ज किया और देखा कि आसपास, क्योंकि बात 2003 की है, तो उस वक्त ना तो मोबाइल इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। हालांकि शुभा जो थी वो मोबाइल कैरी कर रही थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के नाम पे पुलिस को जो फुटेज मिलती है आजकल, क्योंकि 17 साल पहले की बात है, तो 17 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी अब तो एयरपोर्ट के आसपास जितने भी रोड्स होती हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। दिल्ली में भी आप देख लीजिए कि दिल्ली में तो जो भी महिपालपुर के आसपास और ये जितना भी टाइल वाला इलाका है दिल्ली एयरपोर्ट वाला, वहाँ पे हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरे नज़र आएंगे। लेकिन 2003 की बात अलग थी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान तो होता था, लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो कुल मिला के ये कहना था कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे नहीं मिले जिससे पुलिस कुछ क्ल्यू हासिल कर सके। पुलिस ने और तफ्तीश करी, पूछा कि सारा बैकग्राउंड पूछा, बताया कि गिरीश जो था इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और भी पूछा कि कुछ दुश्मनी ये सब कुछ। घर वालों ने मना किया कि वो बहुत सीधा साधा लड़का था, केवल ऑफिस से घर और घर से ऑफिस उसका डेली का रूटीन था। दोस्त यार भी ऐसे नहीं थे, ना उसकी कोई और भी कोई फ्रेंड सर्कल था बड़ा। तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। लड़की की भी बात पूछी कि कोई लड़की से अफेयर वगैरह तो नहीं चल रहा था, तो घर वालों ने बताया कि लड़की से कोई अफेयर नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने जब इसकी एंगेजमेंट करी थी गिरीश की, उससे पहले ही इसको कई बार पूछ लिया था कि अगर तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है तो हम लोग वहाँ पर भी तुम्हारी शादी की बात कर सकते हैं। लेकिन गिरीश ने बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और आप जहाँ पे बोलोगे मैं वहीं पे शादी करूँगा। इसी वजह से हम लोगों ने इसकी शादी जो है वो कॉलोनी के ही
जानने वाले एक परिवार के साथ तय करवाई थी। पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे इस मामले के, उन्होंने बोला कि उस दिन जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी उस दिन की आप ज़रा फ़ोटोग्राफ्स और जो वीडियो है वो भी हमें दीजिए, हम लोग देखना चाहते हैं कि कहीं उसमें कुछ हम लोग को क्लू मिल जाए। तो जब उस फोटोग्राफ और वीडियो को देखा गया तो जो गिरीश था वो तो खुश था, यानी वो अनयूजुअल बिहेवियर नहीं कर रहा था। और जैसे इस खुशी वाले मौके पे जो होता है तो गिरीश हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और मतलब कि उसको देख के लग रहा था कि कोई बनावटी हंसी या बनावटी व्यवहार वो नहीं कर रहा। लेकिन शुभा का जो व्यवहार था वो थोड़ा अजीब था, और पुलिस को देख के लग रहा था कि उसका वो उस एंगेजमेंट से खुश नहीं है, और उसका व्यवहार भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। पुलिस ने शुभा को दोबारा बुलाया, और शुभा को दोबारा बुलाने के बाद फिर से उसके बयान रिकॉर्ड किए। अब जो पहले जो बयान रिकॉर्ड किए थे जिसमें उसने कहानी सुनाई थी कि 2 लड़के आए, उन्होंने मारा और मारने के बाद भाग गए, इस बार भी पुलिस ने जब बयान रिकॉर्ड किए तो डिटेलिंग में कुछ अंतर आ रहे थे। तो जब डिटेलिंग में अंतर आ रहे तो पुलिस ने फिर से एक बार 1-2 दिन का गैप देके फिर तीसरी बार बयान रिकॉर्ड किए। तो 2-3 बार जब बयान रिकॉर्ड किए तो तीनों बयान में हल्का हल्का जो था अंतर था। अब पुलिस को लग रहा था कि मामला कुछ अलग ही है, और शायद सुबह को मालूम है कि किस ये जो गिरीश के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है वो कौन थे। तफ्तीश में ये भी पता चला कि शुभा के पास उस समय एक मोबाइल फ़ोन था जो कैरी कर रही थी। 2003 में पुलिस का बहुत कम ऐसे मामले होते थे जिसमें वो सीडीआर निकाल के और लोकेशन देख के इस तरीके से मामलों की तफ्तीश किया करती थी। यानी पुलिस के लिए जो मोबाइल नाम की चीज़ थी वो नई थी, और जो उसको लेके इन्वेस्टिगेशन की जाती थी वो भी नया था। आपने शायद, अगर थोड़ा सा मैं रेफरेंस दूं, कि जब श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ तो इसी बात से जो लखनऊ की एसटीएफ थी वो जूझ रही थी कि कैसे ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका तोड़ निकाला जाए। तो लगभग एक समय की ही बात है, 2003 में भी बेंगलोर पुलिस भी इसी जद्दोजहद से गुजर रही थी कि कैसे मोबाइल फ़ोन से सबूत निकाले जाएं, और सबूत निकालने के बाद उनका जो उपयोग है वो कन्विक्शन के लिए किया जाए। अब ये इस केस के जो आईओ थे उन्होंने शुभा की जो डिटेल्स थी वो निकाली, और उसमें देखा कि जिस दिन मर्डर हुआ, यानी 3 मर्डर, मतलब जिस दिन हमला हुआ 3 दिसंबर 2003 को, उस दिन शुभा ने एक पर्टिकुलर नंबर पे करीबन 73 बार बात करी है। 2003 में आपको याद है टैरिफ कितना ज़्यादा होता था, और 73 बार बात करना एक ही नंबर पे, वो पुलिस को लग रहा था कि इतनी क्या वजह हो सकती है, इतनी कौन सी ज़रूरी वजह है जिसकी वजह से इसको एक नंबर पे 73 बार बात करनी पड़ी। पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकाली तो मालूम चला कि वो नंबर जो है वो अमन वर्मा नाम के एक लड़के का है, जो शुभा से 2 साल जूनियर है और उसी कॉलेज में पढ़ता है, लॉ कॉलेज में, जिसकी स्टूडेंट शुभा है। पुलिस ने अरुण वर्मा को बुलाया। 19 साल इसकी उम्र थी और शुभा की उम्र 21 साल थी। पुलिस ने अरुण वर्मा को बुलाया और उसको बुलाने के बाद उससे पूछताछ करी तो उसने बोला कि मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, मैं तो कहीं और गया हुआ था, आप मेरी लोकेशन वगैरह चेक कर लीजिए। पुलिस ने कहा ठीक है। पुलिस को पूरा शक था उसके ऊपर, लेकिन पुलिस के पास बहुत कॉन्क्रीट जो एविडेंस थे जिससे वो कन्फ्रंट कर सके अरुण को, उस तरीके के एविडेंस पुलिस के पास नहीं थे। लिहाजा पुलिस ने अरुण को जाने दिया और उसको लगा कि शायद पुलिस का जो शक है वो मेरे से हट गया है और पुलिस ने मेरे को क्लीन चिट दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, पुलिस ने उसको क्लीन चिट नहीं दी थी, बल्कि पुलिस की रडार पे वो तब भी था। बस पुलिस ने कुछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए उसको कुछ वक्त के लिए जाने दिया था। अरुण वर्मा पुलिस स्टेशन से निकलता है, कुछ ही देर बाद वो शुभा को फ़ोन करता है और शुभा से लंबी बात करता है। अब ये बात भी पुलिस को बिल्कुल एक तरीके से कंफर्म कर रही थी कि हो ना हो दोनों के बीच में अफेयर तो है ही, तो इसका जो वास्ता है वो गिरीश जो है उसके कत्ल से हो सकता है। अब उसी को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने फिर से एक बार जो
3 दिसंबर 2003 की कॉल डिटेल है, उसको फिर निकाला और फिर उसको एनालिसिस करना शुरू किया। तो उसने देखा कि 73 बार बात तो हुई है, लेकिन उसके अलावा करीबन 8:30 बजे से लेके और 9:15 बजे तक पुलिस ने देखा कि कई सारे एसएमएस जो हैं वो शुभा ने अरुण को किए हैं, और लगभग हर मिनट, हर 2 मिनट, हर 5 मिनट पे ये एसएमएस उसके फ़ोन नंबर पे किए गए। और उसकी जब लोकेशन देखी अरुण वर्मा की, तो अरुण वर्मा की लोकेशन भी वहीं HAL एयरपोर्ट जो है उसके आसपास की आ रही थी। पुलिस के पास अच्छे खासा एविडेंस थे कन्फ्रंट करने के लिए। अरुण वर्मा को उठाया, हिरासत में लिया, पूछताछ करनी शुरू करी। पूछताछ जब करनी शुरू करी तो कड़ाई से जब पूछताछ करी, शुरुआत में तो उसने नानुकुर करी और पुलिस को इधर उधर की बातें बताता रहा, टहलाता रहा, घुमाता रहा कि मेरा नहीं है कोई अफेयर और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती करी तो फिर अरुण वर्मा ने पूरी कहानी जो थी उसको बताना शुरू किया, और उसने बताया कि मैं और शोभा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, वो मुझसे 2 साल जूनियर है और मेरा और उसका अफेयर है, और उसकी हाल में ही जो थी शादी तय हुई थी। और शादी तय होने के बाद शुभा मेरे ऊपर बार बार प्रेशर डाल रही थी कि तुम कैसे भी ये जो गिरीश है इसको रास्ते से हटाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुद की जान दे दूंगी। तमाम जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होती है वो उसने करी। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छी तरीके से प्लानिंग करी। शुभा ने कहा कि मैं खुद बाहर लेके आऊँगी और एयरपोर्ट के पास में सुनसान जगह पे गाड़ी जो बाइक है उसको रुकवाऊँगी, और उसके बाद तुम आना और अपने साथ आकर उसके ऊपर हमला करना और वहाँ से फिर चले जाना। इस तरीके की प्लानिंग दोनों ने मिलकर करी। और इसमें अरुण ने अपने एक कज़न का साथ लिया, और साथ में एक जो लड़का था वेंकटेश, उसको एकदम ऐसे हायर किया था, उसको पैसे दिए गए थे हमला करने के लिए। तो ये जो जब शुभा और गिरीश पहुँचे और ये जब HAL एयरपोर्ट वाली रिंग रोड के पास पहुँचे, तो वहीं पे ये लोग आए। वेंकटेश था और दूसरा इसका अरुण का कज़न था, दिनाकरन है शायद उसका नाम। और इन लोगों ने एक जो शॉकर होता है टू व्हीलर का जो शॉकर था उससे उसने बहुत तेज वेंकटेश ने उसके लेफ़्ट साइड में मारा गिरीश के, और इतनी तेज़ मारा कि उसका जो स्कल बोन थी वो बिल्कुल क्रैक हो गई और उसके दिमाग को भयंकर डैमेज हुआ था। ये करने के बाद ये फिर वहीं पे आसपास मिलिट्री का इलाका था, वहाँ पे इन्होंने ये जो शॉकर था उसको फेंक दिया, और शॉकर को फेंकने के बाद ये वहाँ से मौके से भाग गए। अरुण के बयान पे पुलिस ने उसके कज़न को, जो लड़का था वेंकटेश, उसको, और इसके बाद जो शोभा थी, इसके कज़न का नाम दिनेश एलियस दिनकरन था अरुण के। तो इन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जो तमाम एसएमएस थे, पुलिस ने जो तमाम CDR की डिटेल रिपोर्ट जो थी वो सारी कोर्ट में पेश हुई है। और ये बोला जाता है कि ये इंडिया के कुछ ऐसे केसेस में से एक है जहाँ पे CDR और जो टेक्निकल एविडेंस जो है उसकी बिना पर पुलिस इनको सज़ा हुई है। यानी 2003 का ये मर्डर था, 2010 में कन्विक्शन हुआ और चारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और इस पूरी तफ्तीश में करीबन 50 दिन का वक्त लगा। हालांकि चार्जशीट भी पुलिस ने समय पे फाइल कर दी थी, लेकिन चार्जशीट में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आई विटनेस जो था वो खुद ही इस केस में एक्यूज था, लिहाजा पुलिस के पास टेक्निकल एविडेंस के अलावा ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, ह्यूमन एविडेंस नहीं था जो गवाही दे सके कि मैंने इन दोनों को हमला करते हुए देखा है गिरीश के ऊपर। तो पुलिस ने अपनी सारी जो चार्जशीट थी वो टेक्निकल एविडेंस के बिहाफ पे फाइल करी, और कोर्ट ने उसे माना, और कोर्ट ने उसको मानने के बाद इन चारों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट ने भी जो लोअर कोर्ट का डिसीज़न था उसको सस्टेन रखा, और साथ में ही जो ये लड़की थी शुभा, इसने अपना हाई कोर्ट में बेल भी लगाई थी।
लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी बेल इसकी। फिर सुप्रीम कोर्ट से इसको 2014 में बेल मिली। अभी का क्या स्टेटस है, ये बेल पे बाहर है, ये अभी नहीं मालूम। लेकिन करीबन 50 दिन की मेहनत जो थी वो बेंगलोर पुलिस ने करी, और एक ब्लाइंड केस, ब्लाइंड भी कहा जाना चाहिए और ब्लाइंड भी नहीं, तो उस तरीके का एक केस जो था वो पुलिस ने सुलझाया। अब मैंने शुरुआत में ये बात करी थी कि कई सारे केसेस होते हैं, उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये रास्ता निकल सकता था, कोई डेड एंड नहीं था कि जहाँ पे जाके मुड़ने का कोई चांस ही ना हो। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे चांस थे। यहाँ पे तो जब शोभा की शादी तय हो रही थी, एंगेजमेंट हो रही थी, उसके पहले ही वो अपने माँ बाप को बता देती थी, तो कम से कम जो गिरीश है उसकी जान बच जाती, और उसकी तो जान बचती बचती ये जो 4 लोग अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनकी जो ज़िंदगी है वो भी ख़राब होने से बच जाती। तो मेरे ख्याल से अगर उसी टाइम पे कम्युनिकेशन हो जाता, उसी टाइम पे अगर आपके दिल की बात आप अपने माँ बाप से बोल देते शोभा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, और शायद मैं इस तरीके की वारदात के बारे में आपको बता भी नहीं रहा होता। तो आप भी सोचिए, और आपको लगता है आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो अपनी सारी फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दबी हुई हैं, तो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स जब तक एक परिवार के बीच में नहीं होते, तब तक ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और इस तरीके की वारदात की शक्ल में वो सामने आती हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।